हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक। आज हम लोग ना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो है केपलर्स का लॉ। ठीक है, तो ये केपलर्स कौन था? तो ये एक साइंटिस्ट थे और ये बहुत महान साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो क्या है डिस्कवर करी है। ठीक है, तो आज ना हम लोग ना केपलर्स के ना पूरे 3 लॉ को समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब जिसने भी वाली वीडियो क्लिक किया ना, मतलब आप बहुत लकी हो, क्योंकि हम लोग ना एक एक लॉ को इतना ज़्यादा डीप वे में समझेंगे ना कि आप सभी को ना मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब सच बता रही हूँ मैं। अगर आप लोगों ने आपको एक चीज़ करनी है इस वीडियो को देखते हुए, वो चीज़ हार्ड नहीं है। आपको एक चीज़ करनी है, वो ये है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो फुल फोकस से देखनी है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का अगर आप लोग ये वाली वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे। केपलर्स का लॉ बहुत इजी है और फर्स्ट लॉ तो मतलब ऐसा लाइक एकदम छोटा सा होता है ना, वो एकदम इजी वाला वो है। और थर्ड लॉ जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, जो हम लोग जो हलवा होता है ना उसकी तरह समझना, मतलब बहुत ही इसे चुटकी बजा के करेंगे, एकदम क्या बजा के चुटकी बजा के समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना। ये बस मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए किया है कि जितने भी बच्चे थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप लोग ना मतलब सच बता रही हूँ, अगर नहीं समझ में आया ना, सही जगह पर आयो, अच्छे तरीके से समझ जाओगे। 2 मिनट हम लोग ने इस सब में हम लोगों का हो चुका है। हाँ, गवा दिया हम लोग ने 2 मिनट इस वीडियो के। कोई बात नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट था। तो अब देखते हैं हम लोग केपलर्स का फर्स्ट लॉ। सबसे पहले हम लोग केपलर्स के फर्स्ट लॉ को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पर ना अगर मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें ऐसे ही समझा दी, मतलब मैं आपको सेंटेंस बताती रही और आपको बता दिया, तो ना आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को एक एक वर्ड का मतलब ना पता हो। ठीक है, क्योंकि वो न्यू है ना, इसलिए। तो हम लोग देख लेते हैं आज के देखो, फर्स्ट लॉ को समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि देखो, आपको पता है ना कि ये जो होता है ना, यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ये सर्कल है। समझ लो ये सर्कल है, नहीं है तो फिर भी समझ लो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इसमें वो वाला फीचर नहीं है कि मैं सर्कल बना पाऊँ, तो सॉरी फॉर देट। बट फिर भी समझ लो कि ये एक सर्कल है। क्या है ये? एक सर्कल। ठीक है, तो इसका सर्कल के पास, सबको पता है कि सर्कल के पास एक हमेशा क्या होता है, यहाँ पर होता है सेंटर। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सर्कल था तो इसके पास क्या है? सेंटर है ना। सर्कल था तो सेंटर है इसके पास, तो यहाँ पर लिख देते सेंटर। लेकिन ये देखो, हम लोग ने अभी क्या बनाया है? हम लोग ने बनाया है सर्कल। ध्यान दो, समझा रही हूँ मैं, ये कॉन्सेप्ट यही है, यही समझा रही हूँ आप लोगों को। लेकिन इसमें मतलब समझाना, मतलब जो आपको मैं एलिप्स का मतलब समझाने वाली हूँ, एलिप्स का मतलब समझाने वाली हूँ। ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्स, ये समझाने वाली हूँ। बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ये तो भाई हमारा होता है एक सर्कल, बट एलिप्स क्या होता है? एलिप्स होता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आई थिंक समवट लाइक वैसा मन दिख रहा है, वेट। ठीक है, ये होता है आपका एलिप्स। एलिप्स ना सिंपली एक मॉडिफाइड, यहाँ पर मैं ओके, तो एलिप्स एक सिंपली मॉडिफाइड ना सर्कल होता है। अगर हम लोग सर्कल को इस तरीके से ना स्ट्रेच करेंगे, यहाँ दोनों तरफ से स्ट्रेच करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यही तो होता है आपका एलिप्स। ठीक है, यही तो होता है आपका एलिप्स। मतलब अगर आप सर्कल को जो है वो मॉडिफाइड कर दोगे ना, तो आपका एलिप्स बन जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया। ठीक है भाई, हम लोग को समझ में आ गया कि सर्कल क्या होता है, एलिप्स क्या होता है। एलिप्स को हम लोग अगर खींचेंगे, सर्कल को खींचेंगे तो एलिप्स का इन्वेंशन हो जाएगा। हम लोगों ने ना सर्कल का देखा था कि भाई सर्कल के पास ना सेंटर होता है, देखा था जी, बिल्कुल देखा था। लेकिन एलिप्स के पास होता क्या है? क्या एलिप्स के पास भी सर्कल होता है? ये सोच रहे होगा ना कि एलिप्स के पास भी सर्कल होता है, तो वो मत सोचना। ठीक है, वो मत सोचना, क्योंकि एलिप्स के पास जो है वो होता है फोकस। ठीक है, तो एलिप्स के पास ना होता है फोकस। क्या होता है एलिप्स के पास? फोकस। तो फोकस क्या, देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एलिप्स के पास जो होता है ना वो होता है फोकस।
कितना फोकस होता है, लेकिन कितना, ये भी तो सवाल आता है ना दिमाग में। सोच रहे होंगे एक होता है क्योंकि सर्कल के पास भी एक होता है तो इसके पास भी एक होगा, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो एलिप्स के पास होते हैं दो फोकस, ठीक है, फोकाई। तो यहाँ पर एक होता है और एक यहाँ पर होता है, और यहाँ पर हम लोगों ने स्माइली बना दिया है जो कि रॉन्ग है। तो एलिप्स के पास होते हैं दो सर्कल, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक का क्या समझा है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल के पास एक सेंटर होता है, और अगर हम लोग सर्कल को स्ट्रेच कर देंगे, सॉरी, ओके, आई डोंट नो आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, और अगर हम लोग सर्कल को स्ट्रेच कर देंगे तो वो बन जाएगा एलिप्स। और एलिप्स के पास होता है सेंटर नहीं होता, एलिप्स के पास होता है फोकाई, और ये फोकस होता है, और फोकस दो होते हैं एलिप्स के पास, ठीक है। और ये मॉडिफाइड सर्कल होता है, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोगों को ये तो पता ही है, मैथ्स में हम लोग ने पढ़ा ही होगा, है ना, पढ़ा तो है ना हम लोग ने, कि मैथ्स में जो ये होता है, जो ये बाउंड्री आपको दिख रही है जो मैं बना रही हूँ, ये जो मैं बाउंड्री बना रही हूँ, ये क्या है, जल्दी बताओ, सबको पता होना चाहिए यार, ये तो पता ही है ना। गुड, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, हम लोग अभी समझ रहे हैं ना। तो ये जो मैंने बाउंड्री बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। सबको पता है, कोई बात नहीं पता तो जान लो कि देखो, ये देखो जो सर्कल की बाउंड्री मैंने बनाई है ना, ये बाउंड्री, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने समझा कि हाँ ठीक है, हम लोग ने समझ लिया कि सर्कल का तो जो बाउंड्री है जहाँ पर ये मैंने ये बनाया है इसको तो हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो फिर ये एलिप्स की बाउंड्री को क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। तो यहाँ पर जो है ये एलिप्स की भी तो कोई बाउंड्री है ना भाई, इसकी भी तो कोई बाउंड्री है, तो इसको क्या कहते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं एलिप्टिकल पाथ। क्या कहते हैं, एलिप्टिकल पाथ। इसी को ही हम लोग ऑर्बिट भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, अब सबको ही मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने इतना मस्त तरीके से समझ लिया ना कि सर्कल क्या होता है। अब की तो भाई सोच रहे होंगे ये तो मैथ्स पढ़ा रही है, मैथ्स घुसा डाला मिस ने तो, बट कोई बात नहीं। मैथ्स नहीं था भाई, अगर आप लोग ने ये सब खिचड़ी नहीं समझी ना, तो फिर आप लोग बिरयानी नहीं बना पाओगे। तो पहले आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करनी होती है ना, कि दालों को या तो चावल को कैसे उबाला जाए, तभी तो आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ भाई बिरयानी कैसी बनती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो बिरयानी है, हम लोग ने खिचड़ी तो अच्छे से सीख ली है, और हम लोग ने बिरयानी की प्रिपरेशन कर ली है, यही समझ लो आप लोग क्या करिए, हम लोग ने बिरयानी की प्रिपरेशन कर ली है। तो हम लोगों को बिरयानी जो है वो 100% अच्छी बनानी है, 100% अच्छी बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। ओके, सो या अब हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है। केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। वापस पढ़ो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, ठीक है, विद द सन एट वन फोकाई। अब यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है ना, विद वन फोकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, हम लोग ना इस सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड करेंगे और फिर समझेंगे। यस, तभी तो समझ में आएगा ना बच्चों को क्या है फोकाई का मतलब ही क्या होता है, फोकस होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एलिप्स है कितने, 2 फोकस, ये भी मैंने आप लोगों के लिए, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर भी यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो, ओके, तो देखते हैं, वेट, ओके, यहाँ पर द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर ये है मेरा एक सन है, ये सन है, ठीक है, येलो येलो कलर का सन बनाया मैंने, और ये है मेरा एक ऑर्बिट सन का। देखो ना यार, ये सन के तो ऑर्बिट होते हैं ना, ये तो ऑर्बिट है ना, ये तो ऑर्बिट है, और यहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर मेरे पास है, अभी मैं बना देती हूँ, अब मैं बना देती हूँ प्लैनेट्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैंने बना दिया है प्लैनेट, एक ही देख लेते हैं हम लोग ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये है मेरा एक प्लैनेट, सोलर सिस्टम का बनाया है मैंने,
क्या कैपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है ना, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, मतलब ये प्लैनेट जो है इसका ये ऑर्बिट होता है ना, ये तो सबको पता है ना, ये जो ये है ये ऑर्बिट है ना, जिसमें हमारा जो प्लैनेट है, यहाँ पर ये बहुत थिक है, ओके, जिसमें हमारा जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व और रोटेट होता है, वो ही क्या होता है, वो तो ऑर्बिट होता है ना, तो इसको तो ऑर्बिट कहते हैं, मतलब ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब तो ऑर्बिट है ना। तो यहाँ पर ओके, ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया ओके, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये तो ऑर्बिट है, तो जो कैपलर थे तो उन्होंने ही डिस्कवर किया है, जो कैपलर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो प्लैनेट जिस ऑर्बिट में रोटेट करता है वो सर्कल के शेप में नहीं है, वो है एलिप्स के शेप में है वो, ठीक है, तो वो सर्कल नहीं है, इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स एन एलिप्स, ठीक है, इट्स इन एलिप्टिकल शेप, ओके। तो वी नो ना कि व्हाट इज एलिप्स, ये हम लोगों को तो पता ही है ना। तो अभी आपको ये भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जो अर्थ या मर्क्यूरी, वीनस, नेपट्यून जितने भी हैं प्लैनेट, वो सब लोग एक जो रिंग में रोटेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, और ये ऑर्बिट जो है वो कौन सी शेप में होती है, वो होती है हमारे एलिप्टिकल शेप में, एलिप्स होता है वो, एलिप्स, ठीक है। तो ये किसने क्या है, ये किसने खोज की इस चीज़ की, इस चीज़ की खोज की है कैपलर ने, साइंटिस्ट कैपलर, ठीक है। तो इनका फुल नाम था, ओके, इनका फुल नाम क्या था, इनका नाम था जॉन्स कैपलर, ठीक है, वो एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे और एक मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। तो उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी की है, ठीक है, छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी की है उन्होंने भी। तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट लॉ जो था वो अच्छे तरीके, इतना सही नहीं है, सॉरी, मैंने आप लोगों को अभी इतना ही बताया नहीं वाले उसका, सॉरी, मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट लॉ का सिर्फ इतना ही पार्ट बताया है। मतलब अभी आप लोग सोच ही रहे होंगे कि हम लोग इतना डीप में जा रहे हैं, हम लोग 10-10 20-20 मिनट ले रहे हैं एक चीज़ के लिए, तो आप लोग खुद ही समझ लो यार कि हम लोगों को बहुत डीप में अच्छे तरीके से समझना है कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना समझ लिया है, अब इतना समझते हैं, द सन एट वन फोकाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने ये जो मैंने बनाया है ना, ये है एक एलिप्स, ये एलिप्स है ना, ये देखो एलिप्स है, ये सर्कल मत समझ लेना, कहीं बोलो कि हाँ पहले मैं तो बोला कि ये उसमें होता है, एलिप्स में होता है और आपने बना दिया सर्कल, तो ये नहीं, सर्कल नहीं है, ये है एलिप्स, ठीक है, एलिप्स है ये एलिप्स है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, वापस ध्यान दो, क्या एलिप्स के पास सेंटर होता है, नहीं, एलिप्स का सेंटर नहीं होता, एलिप्स के पास होता है फोकस होता है, यहाँ पर एक फोकाई होता है, यहाँ पर दूसरा फोकाई होता है। तो जो सन होता है ना, सन वो होता है एक फोकाई पर होता है सन, ठीक है। केपलर ने ये भी इन्वेंट किया है, ठीक है। तो मैं वापस से आपको अच्छी तरीके से समझाती हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये हैं, देखो, या ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर समझा देती हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पर, देखो ध्यान दो, यहाँ पर है मेरा एक एलिप्स, यहाँ पर है दूसरा, और यहाँ पर है मेरा तीसरा एलिप्स, ऑर्बिट है। हम लोगों का जो एलिप्स होता है उसके पास कुल 2 होते हैं फोकस, उस सेंटर नहीं होता है ना उसके पास, इसलिए। तो यहाँ पर ये है और यहाँ पर दूसरा वाला है, यहाँ पर है मेरा एक प्लैनेट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरा एक प्लैनेट, ठीक है। तो प्लैनेट जो है वो वो हम लोगों ने फर्स्ट वाले इसमें तो ये समझ लिया था कि हाँ यहाँ पर ऑर्बिट होता है, वो एलिप्स के शेप में होता है, और दूसरा वाला हम लोगों ने क्या समझा कि जो सन है वो वन फोकाई पे होता है, तो हाँ भाई सन दो थोड़ी ना है ना, जो दो पे हो जाएंगे, तो सन चाहे इस पे हो सकता है या तो इस पे हो सकता है, ठीक है। तो सन कोई से में भी हो सकता है, तो हम लोग समझाने के लिए ले लेते हैं ये वाला, ओके, ये है हम लोगों का सन, ठीक है, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे सन, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मेरा सन, ये है मेरा
अर्थ, हम लोगों ने अभी दोनों सेंटेंस अच्छे तरीके से देख लिए ना, देख लिया नहीं देखे, आप खुद ही बता दो यार। क्योंकि यहाँ पर देखो, वापस ध्यान दो अच्छे तरीके से। ओके, यहाँ पर ध्यान दो वापस अच्छे तरीके से। हम लोगों ने देख लिया कि जो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट होता है वो एलिप्स होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ घूमते हैं, जो प्लैनेट घूमते हैं इस तरीके से, वो एलिप्स के शेप में होते हैं। और सन जो होता है, जो सन बीच में घूमता है ना, यहाँ पर जो सन बीच में रहता है वो एक फोकाई पर, दोनों फोकाई पर थोड़ी ना होता है, दो सन है क्या? नहीं ना, तो एक ही तो है ना हम लोगों के पास, सन दो है नहीं ना, तो इसलिए सन क्या होता है, एक फोकाई पर होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया है, ये थी हमारी पहली वाली लॉ, पहला लॉ था। ठीक है, हम लोगों का ये फाइन। तो हम लोगों ने पहले लॉ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। पहला लॉ क्या था, वापस ध्यान दो, सुनो, याद कर लो। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज़ एन एलिप्स। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मतलब जिसमें जो है वो अर्थ घूमता है, या तो कोई सा भी प्लैनेट जिसमें जिस एलिप्स में घूमता है, वो कौन से शेप में होता है, वो एलिप्स में होता है। जिस ऑर्बिट में अर्थ घूमता है वो एलिप्स के शेप में होता है। और जो सन होता है वो वन फोकाई पर होता है। ठीक है, फाइन। अब हम लोग चलते हैं हम लोगों की सेकेंड वाले उस पर। ओके, तो सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal areas in equal interval of time. ओके, तो देखो भाई, आपको फर्स्ट लॉ तो अच्छे से आ गया ना, आ गया नहीं आया, अब बताओ आप लोग। ये देखो फर्स्ट लॉ है ना, ये देखो मैंने आप लोग के लिए वापस बना दिया है। यहाँ पर ये एलिप्स के शेप में होता है, तो सन एट वन फोकाई होता है। यहाँ पर देखो दो होते हैं ना, एलिप्स के पास पूरे दो होते हैं, तो उसमें से एक फोकाई पर अपना सन रहते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद सेकंड वाला जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को ऐसा इस तरीके से अंडरलाइन करा था ना, मैंने इसको अंडरलाइन किया था कि फर्स्ट उसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो इतना हम लोगों का हो गया है। अब ये देखते हैं, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज़ एन एलिप्स। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट इज़ इन द शेप ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स है ना, ये हम लोग क्या है, अगर हम लोग जैसे कि ये है मेरा सर्कल, तो सर्कल को मैं इधर और इधर से स्ट्रेच करूँगी तो क्या बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा, है ना। तो हो चुका है हम लोगों का फर्स्ट लॉ बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकेंड वाला लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोल रहे हैं देखते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर समझाऊंगी आपको। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सुन लो अच्छी तरीके से ध्यान दो। यहाँ पर जो स्वीप का मतलब है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है। ओके, तो यहाँ पर जो स्वीप का मतलब है ना, वो है कवर। ठीक है, वो है कवर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, देखो यहाँ पर ये है मेरे पास एक ऑर्बिट जो कि शेप में है एलिप्स के। यार अच्छा नहीं बन रहा है ये तो। ओके, लास्ट ट्राई। ओके, तो देखो यहाँ पर मेरे पास ना यहाँ पर सन है। ठीक है, तो मैंने, हाँ, ये मेरा ऑर्बिट था और ये मेरा सन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, ये वाले पिक्चर में हम लोगों का ये जो है यहाँ पर जो हम लोगों का सन जो बैठा हुआ है, मतलब जो सन यहाँ, सॉरी मैं इसको गलती से बीच में बना दिया। यहाँ पर रहता है ना हम लोगों का सन, एक फोकाई पर रहता है ना, तो यहाँ पर हम लोगों का सन है। अगर मैंने अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पर मैं बना देती हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ आप लोगों को। अगर यहाँ पर देखो मेरा प्लैनेट है, हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों का जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है, रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है ना। अब देखो भाई, हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा ना यहीं पे टिका रहता है, वो पूरा सर्कल मतलब पूरा राउंड मारता है ना। ये पूरा जो ऑर्बिट है वो रिवॉल्व करता है ना। तो मतलब वैसे वो जैसे ना वो घूम कर इस तरीके से घूम कर वो यहाँ तक का पूरा एक करता है। और ये कितने टाइम में करता है, ये वो करता है 365 डेज़ में। और तभी तो हम लोग मनाते हैं 1 ईयर जब हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं
कि जो लॉ के बारे में क्या है। देखो, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। देखो, अगर मैंने लॉ के हिसाब से केपलर क्या कहते हैं कि अगर हम लोग जो प्लैनेट है और जो सन है उन दोनों के बीच में लाइन जॉइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लाइन अगर हम लोग जॉइन करेंगे कुछ इस तरीके से हम लोग लाइन जॉइन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे बना देती हूँ, और हम लोग फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो ये इक्वल एरिया कवर करता है। अब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं वापस अच्छी समझाती हूँ। देखो, यहाँ पर हम लोगों का अर्थ है। अर्थ घूम घूम कर यहाँ पर भी तो जाएगा ना, तो अर्थ जब यहाँ पर चला जाएगा तो वो सन से इतना दूर रहेगा, और जब अर्थ यहाँ पर रहेगा तो वो सन से इतना दूर रहेगा, और जब अर्थ यहाँ पर रहेगा तो वो सन से इतना दूर रहेगा। ये तो बात सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, राइट? ओके, तो यहाँ पर अभी देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है ये, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। लाइन यहाँ पर जो हम लोगों का अर्थ या तो कोई भी प्लैनेट ले लो, यहाँ पर हम लोग जब लाइन जॉइन करेंगे ना, तो इन तीनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, इक्वल। अब समझ में आया ना? बताओ। जब यहाँ पर हमारा अर्थ आ जाएगा, आप तो बोलोगे नहीं ये तो गलत बोल रहे हो, ये तो बहुत लंबा है तो इसका ज़्यादा एरिया होना चाहिए, ये तो बहुत छोटा है तो इसका होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को ड्रॉ कर रही हूँ, वो भी स्क्रीन पर, तो आप लोगों को बताओ, मैं आप लोगों को वो तो नहीं कर सकती ना, आप जब असली में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है? तो ऐसा ही है, ठीक है? मतलब इन दोनों का ये जो एरिया 1 है, आपका जो एरिया 1 है, एरिया 2 है और एरिया 3 है, ये जो तीनों है ना, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल, इनका एरिया इक्वल है, ओके, इनका एरिया इक्वल है और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? और इनका जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो भी कितना है, इक्वल है। मतलब हम लोगों को इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3। मतलब इन तीनों का जो एरिया होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है? इससे भी समझ लो आप लोग अच्छे से, ठीक है? यहाँ पर अगर हम लोग ने प्लैनेट की लाइन जॉइन करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखो, ये लंबा है बट इसका जो ब्रेथ है, चौड़ाई छोटी है, ओके। यहाँ पर ये थोड़ा सा कम लेंथ है लेकिन ब्रेथ थोड़ी सी ज़्यादा है, और यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी छोटी है बट जो ब्रेथ है वो बड़ी है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर सन है, हम लोग ने अगर लाइन जॉइन कर ली है इस तरीके से दो प्लैनेट के हम लोग ने इस तरीके से लाइन जॉइन करेंगे तो इन सब का इक्वल रहेगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड वाला जो लॉ था वो भी कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो यहाँ पर देख लो, A, B and C, D आर डिस्टेंसेस कवर्ड बाय प्लैनेट इन इक्वल टाइम, दैट इज आफ्टर इक्वल इंटरवल द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम A and C आर शोन रिस्पेक्टिवली। द स्ट्रेट लाइन AS and CS स्वीप्स एरियाज। मतलब देखो, मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या आ रहा है, मतलब ASB जो है ना, ASB, CSD और ESF ये सब जो है वो इक्वल है, ठीक है? ओके, तो हम लोगों का सक्सेसफुली जो दोनों हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों का जो दोनों लॉ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो भाई, थर्ड लॉ पर आते हैं हम लोग। कौन से लॉ पर आते हैं हम लोग? अपने थर्ड लॉ पे आते हैं। देखो, थर्ड लॉ जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हार्ड भी है। हार्ड क्यों है, इसको ना आप लोग अगर बहुत ही अच्छे तरीके से सुनोगे ना, मैं आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आएगा। मतलब आप लोग इसको चुटकियों में कर लोगे अगर आप लोग बहुत अच्छे से सुनोगे, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने यहाँ पर देखो स्टार भी बनाया हुआ है, एडिशनल स्टार बनाया हुआ है, ओके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है? तो बाय द वे मैंने इसमें यहाँ पर 3 लिखा हुआ है क्योंकि ये सब आप लोगों को पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का, ठीक है? हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में आ जाए स्टेट द 3 लॉ ऑफ, या तो 3 कैपलर्स लॉ। तो आप लोगों को वो तीनों जो लॉ है ना वो बाय हार्ट अच्छे से एकदम मस्त तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है? चलते हम लोगों के थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ को देखते हैं, ओके। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैंने आप लोगों को इन दोनों चीज़ों का मतलब नहीं बताया तो आप लोगों को यार कुछ आने ही नहीं वाला है, क्योंकि ठीक है ये वाला। तो यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो प्रपोर्शन, मीन या तो डायरेक्टली प्रपोर्शन और मीन। देखो प्रपोर्शन जो होता है ना, यहाँ पर देखो जो प्रपोर्शन होते हैं, यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर जो प्रपोर्शनल होते हैं ना वो पूरे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शनल और एक होता है इनवर्स। फटाफट समझा देती हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, जो डायरेक्ट, ओके। तो जो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है ना, ये सी है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है ना, जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसको मैं ए इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू बी भी लिख सकती हूँ। डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब क्या ना, डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी ना तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। और इन्वर्स में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, अगर दूसरी चीज़ घटेगी तो पहली चीज़ बढ़ेगी, ऐसा होता है। डायरेक्ट क्या बोलता है कि अगर तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, अगर तू नहीं बढ़ेगा तो मैं भी नहीं बढ़ूंगा। और इन्वर्स क्या बोलता है, अगर तू बढ़ेगा तो मैं नहीं बढ़ूंगा, अगर मैं बढ़ूंगा तो तू नहीं बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये जो है ना, ये अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा। तो ना हम लोग ना ये देखो ए इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू बी। अगर मुझे सेम मुझे बोलना तो ऐसा ही है, मेरा मतलब तो ये है कि ए इज इक्वल टू बी, लेकिन मैंने तो इसको क्या मैंने डायरेक्टली प्रपोर्शन में किया है, ठीक है। और अब मुझे अगर इसी चीज़ को करना है इन्वर्स में, तो मैं कैसे करूँगी, इन्वर्स में क्या करूँगी मैं, ए इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शन टू बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कोई सी भी चीज़ इन्वर्स में बतानी होती है तो हम लोग ना उसको 1 के नीचे लिख देते हैं। मतलब कुछ भी हो, चाहे ए इज़, तो 1 जो भी आपका वैल्यू है वो आएगा इधर, ठीक है, फाइन। अब अगर आप लोगों को ये जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा, उसकी वैल्यू हटानी है, क्या करनी है, जो इसकी वैल्यू है आप लोगों को वो हटानी है, तो वो आप कैसे हटाओगे। तो ना एक ना नंबर हम लोग लेते हैं हमेशा, वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो लेते हैं हम लोग हमेशा कांस्टेंट, और इसको हम लोग ज़्यादातर लिखते हैं के। तो आप कुछ भी ले सकते हो, पता है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -0 1.2 ऐसा कुछ भी ले सकते हो। कि हम लोग मोस्टली के लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि के नहीं ले सकते, के ही लेना है, बट या मोस्टली हम लोग के को लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अगर मुझे इस चीज़ को इज इक्वल टू में लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर ना अल्फ़ा अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग ज़्यादातर हटा देते हैं। तो क्या लिख देते हैं हम लोग, ए इज इक्वल्स टू के बी, ठीक है, के बी, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया ना आप लोगों को ये, ठीक है। प्रपोर्शन का मतलब हम लोग अच्छे समझ में आ गया, डायरेक्टली प्रपोर्शन का भी मतलब अच्छे समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। देखो मीन का मतलब ही है ना एवरेज होता है, मीन का जो मतलब होता है, मीन का जो मतलब होता है वो होता है एवरेज, ठीक है। तो ये आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, 9th में लास्ट चैप्टर जो था ना आप लोगों का वो। तो ये इसका मतलब क्या होता है, एवरेज, ठीक है। तो अभी मैंने ना आप लोगों को समझाना स्टार्ट नहीं करा है, ध्यान देना, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को समझाना स्टार्ट नहीं किया, मैंने आप लोगों को ये 2 वर्ड्स के मीनिंग बताए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर ये वाले लॉ को समझना, ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, तो सॉरी मैंने आप लोगों को एक और ही चीज़ बताना भूल गई कि आप लोगों का इसका मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ना मतलब टाइम इंटरवल होता है, ठीक है, टाइम इंटरवल ही होता है यार, समझ रहे हो, ठीक है। सपोज करो, देखो यहाँ पर हम लोगों का अर्थ है ना, देखो यहाँ पर हम लोगों का अर्थ है, अर्थ जो है घूमता है, ये जो है रिवॉल्व करता है। देखो ये थोड़ी ना कोई बिना टाइम के थोड़ी ना रिवॉल्व करता है ना, ये मतलब ये टाइम लेता है। जैसे कुछ कोई चीज़ चल रही है, अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो टाइम तो लेगी ना, ऑफ कोर्स लेगी, बिना टाइम के कुछ चलता है नहीं। तो वो टाइम कितना देती है वो तो हम लोग को पता है, 365 डेज लेती है। तो अर्थ जब यहाँ से मतलब वो अब पूरा जाएगा और यहाँ पर भी तो लौट कर आएगा ना। तो यही है आपका टाइम इंटरवल, मतलब ये चीज़ कितनी देर में आ रही है, ठीक है। तो यही तो है आपका टाइम इंटरवल,
ठीक है। तो इसी को ही हम लोग देखो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब जो इस अगर चीज़ यहाँ पर है वो पूरा करके आए तो वो पीरियड ऑफ रिवॉल्व तो हो रहा है ना, तो पूरा रिवॉल्व होने के बाद यही होता है आपका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है। अब देख लेते हैं टाइम इंटरवल, सॉरी मीन क्या है, मीन डिस्टेंस था ना इसका नाम क्या था, मीन डिस्टेंस। ठीक है, मीन डिस्टेंस को देख लेते हैं अभी हम लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे पास है एक और एक एलिप्स जो ऑर्बिट है, यहाँ पर मेरे पास सन है और यहाँ पर ना मेरे पास प्लेनेट है। ठीक है, तो देखो भाई, देखो अच्छे तरीके से ध्यान देना, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देना। ठीक है, जब मेरा जो प्लेनेट है वो यहाँ से यहाँ जाएगा ना, फिर वो राउंड मारेगा, वो पूरा गोल 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 ऐसा घूमेगा, ऐसा पूरा एलिप्टिकल पाथ से ऑर्बिट से घूमेगा। तो वो पूरा जब घूमेगा तो वो देखो, मेरा तो अभी अर्थ भाई है यहाँ पर, मेरा तो अभी अर्थ है यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर भी जाएगा ना, यहाँ पर भी जाएगा, ये यहाँ पर भी जाएगा, हर जगह जाएगा। लेकिन सपोज़ के लिए हम लोगों ने 4-5 लिए, तो फिर ये यहाँ पर भी जाएगा ना, फिर उसके बाद यहाँ पर भी जाएगा, फिर यहाँ पर भी जाएगा। मेरा अर्थ है वो पूरा सर्कल रिवॉल्व करेगा ना, है ना। तो जो केपलर, देखो हम लोगों का जो मेन डिस्टेंस है ना वो क्या है, देखो जब हम लोगों का जो सन जो हम लोगों का प्लैनेट है वो इतने यहाँ पर रहेगा, तो समझ लो उसका डिस्टेंस रहेगा 5। समझ लो उसका डिस्टेंस सन और अर्थ, या तो प्लैनेट कोई सा भी ले लो, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, जो भी लेना है ले लो। तो जब हम लोग का सपोज करते हैं अर्थ, जब हम लोग का अर्थ और सन की इतना दूरी पर है तो वो समझ लो 5 है। ठीक है, 5 है। उसके बाद हम लोग सपोज़ करते हैं जब मेरा जो अर्थ है, जब अपना अर्थ जो है वो यहाँ पर घूम के आएगा, सपोज़ कर लो अब है ये 4। ठीक है, 4। और सपोज़ करो जब मेरा जब मेरा अर्थ है यहाँ पर आएगा तो वो ये रहेगा 2। ठीक है, और यहाँ पर सपोज़ करो यहाँ पर मेरा जो अर्थ रहेगा, इसके देखो अर्थ रहेगा मतलब क्या, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, अर्थ और सन का डिस्टेंस बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो सपोज़ कर लो 6, और इसका डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस सपोज़ कर लो होगा 10। ठीक है, 10 सपोज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इन सब का जो डिस्टेंस है, अर्थ और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों का डिस्टेंस वो क्या है, डिफरेंट है ना। तो अब हम लोग मीन का मतलब क्या है, तो अभी देखो अगर एक्चुअल डिस्टेंस पूछा जाएगा कि चलो बताओ कि प्लैनेट और सन के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग बता नहीं पाएंगे ना, क्योंकि जब अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है, अर्थ तो रिवॉल्व करता रहता है, और उसका अगर वो यहाँ पर आएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो हम लोग तो एक्चुअल डिस्टेंस बता नहीं सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग मीन का इस्तेमाल करते हैं, मीन। ठीक है, तो ये है यहाँ पर तो ये होगा अपना मीन। ठीक है, तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। अब आप लोग बताओ, मैंने तो आप लोगों को कह दिया कि चलो भाई एक्चुअल तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कम से कम हम लोग इसका मीन तो निकाल सकते हैं। मीन का आप लोगों ने 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट अभी हम लोग उतना उसमें ही जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सबको ना प्लस कर देंगे। प्लस कैसे कर देंगे, 2 + 5 + 4 + 6 + 10 अपॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो भी हम लोगों का आंसर आएगा वो रहेगा अपना मीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का मीन क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो हम लोग इसको सबको प्लस करेंगे अपॉन जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5, उसको प्लस करके हम लोग अपना मीन निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मीन को किस लेटर से डिनोट करते हैं। तो हम लोग मीन को डिनोट करते हैं स्मॉल r से, तो हम लोग मीन को डिनोट करते हैं r से। ठीक है, और टाइम को डिनोट करते हैं t से, वो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, तो आप लोगों को अगर ये दोनों चीज़ पता चल गई ना कि मीन डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है। देखो टाइम इंटरवल क्या है, द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लैनेट टू रिवॉल्व, ओके, टू रिवॉल्व 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइम इंटरवल, एंड द मीन डिस्टेंस इज द एवरेज ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द टोटल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ हम लोग को समझ में आ गई है। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे इसको, लॉ को। ठीक है, लॉ को देखते हैं अभी क्या है लॉ, चलो पढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब देखो टी अच्छे से देखो टी, लेकिन क्या बोल रहा है वो, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब स्क्वायर भी आएगा। फिर क्या है, अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अल्फ़ा लगेगा,
बिल्कुल लगेगा, तो अल्फ़ा। फिर 2 द क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, क्यूब तो पता होगा सबको, 3 मतलब डिग्री 3, ठीक है, पावर 3। क्या है, द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस। तो मेन डिस्टेंस क्या है, मेन डिस्टेंस मैंने अभी बताया था r, तो लो यही है हम लोगों का अभी तो फ़िलहाल का जो ये था, मतलब जो हम लोगों का लॉ था वो ऐसा है। अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया ना इसको, तो आप लोगों का आसानी से याद हो जाएगा। अब भी याद कर लो, देखो, द स्क्वायर ऑफ द टाइम रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस, ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, इतना मस्त तरीके से। अब आप लोग ही बताओ कि आप लोगों को कौन पढ़ाएगा, बताओ, सच्ची में बताओ। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, वापस देखो क्या है हम लोगों का जो टाइम, मतलब क्या है, द स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑफ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स मेन प्रोपोर्शन, मतलब r फ्रॉम ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का थर्ड लॉ होने वाला है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ज़्यादातर ना जो अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा कर हम लोग लिखते हैं इज़ इक्वल टू का साइन डालना रहता है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग इज़ इक्वल टू का साइन कैसे डालेंगे, अब बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, अभी आप लोग बताओ, फटाफट से बताओ कि कैसे डालेंगे अभी हम लोग। देखो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, अच्छे से ध्यान दो, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग ना ज़्यादातर जब हम लोग ऐसा निकाल देते तो हम लोग ना क्या कांस्टेंट लगाते हैं, किस तरीके से के लगा देते हैं, है ना। तो अभी भी हम लोग वही करेंगे। ओके, तो अब बताओ भाई, आप जल्दी जल्दी बताओ कि इस चीज़ को हम लोग टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब को हम लोग कैसे लिखेंगे। हम लोग एक सेकेंड, ये इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको अगर मुझे लिखना है, हम लोगों को देखो मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं जल्दी से, ये नहीं करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा ना, इसको ना ये अल्फ़ा का जो साइन रहते हैं वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो कैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था, कहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, के भी लिख देते हैं, के लिख देते हैं ना हम लोग। तो हम लोग इसमें भी ऐसे ही करेंगे भाई, इसमें क्यों नहीं करेंगे हम लोग ऐसे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे टी, देखो यहाँ पर नहीं कैपिटल नहीं होता, स्मॉल होता है, टी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू के आर क्यूब। तो ये हो गया हम लोगों का बढ़िया वाला अपना, क्या हो गया, ये हम लोगों को मिल चुका है कि हम लोग इसको, अब आप लोग खुद बताओ कि आप लोगों को किसी भी टीचर ने ऐसा बताया है कि हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ऐसा इज इक्वल्स टू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आपको कोई समझाया है ऐसा। तो इसलिए इस वीडियो को अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर देना प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्या है, के को लिखना ज़रूरी है, ठीक है, के इज़ कांस्टेंट, या तो के लिख दो, के कांस्टेंट, जगह नहीं बची यहाँ पर, के इज़ कांस्टेंट। ठीक है, फाइन। तो हम लोग ना इसी ही चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इतना तो मैं आप लोगों को आता ही होगा। यहाँ पर रब कर देती हूँ मैं कि यहाँ पर जो हम लोग को वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, मैं टी स्क्वायर अपॉन, इसको मैं नीचे ला सकती हूँ ना, हाँ, तो टी आर क्यूब इज़ इक्वल्स टू के। तो ये बन गया हम लोगों का दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग को अच्छी समझ में आ गया। ओके, तो हम लोग ने इसी तरीके से हम लोगों का जो तीनों जो रूल्स थे, लॉ थे, वो हम लोग ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आई नो ज़्यादा टाइम लगा है, कम पढ़ाया है, ज़्यादा टाइम लगा है, बट मुझे पता है कि जो जिसने भी पढ़ा होगा ना मुझसे, उनका ये जो तीनों ये लॉस थे ना, जो तीनों लॉस थे वो बहुत ही मस्त तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या कहता था, फर्स्ट लॉ कह रहा था कि जो हम लोगों का ऑर्बिट जिसमें प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो एक एलिप्स के शेप में है, और हम लोगों का सन
सन जो है वो एक फोकाई पर होता है। दूसरा लॉ बोल रहा था जब हम इन दोनों पे मतलब हम लोग प्लैनेट और सन की एक लाइन दोनों ड्रॉ करेंगे, जॉइन करेंगे, तो जो सबका एरिया जो आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। और थर्ड लॉ बोल रहा था कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन मतलब क्यों, क्योंकि देखो देखो भाई, कोई भी प्लेनेट अगर रिवॉल्व करता है तो वो किसके लिए, यहाँ पर बीच में तो रिवॉल्व अराउंड किसके करता है, मून के नहीं, किसके, सन के। तो ठीक है, तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉट, टू वॉट, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये बात है ना जो मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म ये वो बताया था ना, वो यहाँ पर भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी इज़ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। एंड आर क्या है, आर इज़ द एवरेज। अब टेक्स्ट बुक वालों ने ना इसको तो एवरेज बता दिया, लेकिन इसको नहीं बताया कि हाँ भाई ये भी मेन डिस्टेंस को एवरेज बोलते हैं। तो उन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन आपको अपना दिमाग लगा कर ये समझना होगा कि जो एवरेज होता है वही होता है हम लोगों का मेन डिस्टेंस, ठीक है। तो या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट जो भी था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को फुल स्लाइड दिखा दी है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो सॉरी बाय द वे मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था इस बार की वीडियो, ओके। तो ये 3 मार्क का पूछ जाएगा, हाँ, तो अच्छे से पढ़ लेना। बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।